हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ते हुए संघीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचे थे। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, जिसमें मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बाद, उसकी संरचना के बाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी कि उसके कार्य एवं शक्तियों के पास पहुंचे थे। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च यानी कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियां यानी कि क्षेत्राधिकार या इसके अधिकार या इसकी शक्तियां, जिनको मैंने आपके लिए अध्ययन कराते हुए सर्वप्रथम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हमने और आपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अध्ययन दो भागों में किया था। नंबर 1, अनन्य, मतलब एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अध्ययन किया था। और अगला जो क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक सर्वोच्च न्यायालय का, वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हमने और आपने मिलकर 4 बातों का अध्ययन किया था, जिसमें सबसे पहला कानूनी मामले, तत्पश्चात दीवानी मामले, तीसरा फौजदारी मामले, और अंतिम चौथा सर्वोच्च न्यायालय की विशिष्ट अपील का अध्ययन किया था। तीसरा जो क्षेत्राधिकार है वो है अभिलेख न्यायालय का कार्य। चौथा, संविधान का रक्षक, संरक्षक, सुरक्षा प्रहरी। और पांचवा, संविधान द्वारा प्रदान किए गए नागरिकों के संविधान का रक्षक। और संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ये देश का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, जो इसकी शक्तियां हैं, जो इसके कार्य हैं, जो इसके अधिकार हैं, उन्हें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें सबसे पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
प्रारंभिक शब्द है इसमें प्रारंभ, और एक है प्रत्यय, प्रारंभ का, प्रारंभ की, प्रारंभ के। यानी कि ऐसे मामले, ऐसे विवाद, ऐसे केस जिनका प्रारंभ केवल सर्वोच्च न्यायालय से ही किया जा सके, अन्य किसी न्यायालय से नहीं, उसे सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य, अनन्य यानी कि अन्य किसी को जो प्राप्त नहीं है, एकमेव, एक ही है जो, अर्थात एक ही न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त है, अन्य किसी न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त नहीं है, वो सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य या एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। यानी कि ऐसे मामले जिनका प्रारंभ केवल सर्वोच्च न्यायालय से ही किया जा सके, अन्य किसी न्यायालय से नहीं। जैसे ऐसे विवाद कौन कौन से हैं जिनका प्रारंभ केवल सर्वोच्च न्यायालय से ही किया जा सकता है? जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य उत्पन्न विवाद, यदि किसी मामले पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तनाव हो जाए, टकराव हो जाए, मतभेद रह जाए, तो उस मामले की सुनवाई, उस मामले का प्रारंभ, उस केस का प्रारंभ केवल सर्वोच्च न्यायालय से ही किया जा सकता है, अन्य किसी न्यायालय से नहीं। या फिर दो राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, जैसे अभी राजस्थान और यूपी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उसका फैसला कौन सुनाएगा? ना तो राजस्थान का हाई कोर्ट सुना सकता है, ना उसका फैसला इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो भी इसका फैसला नहीं सुना सकता। उसकी शुरुआत हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती, क्योंकि दो राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी शुरुआत, उसका प्रारंभ, उसकी पहल केवल सर्वोच्च न्यायालय से ही की जा सकती है, अन्य किसी न्यायालय से नहीं। या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य और केंद्र सरकार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे विवाद की शुरुआत भी, ऐसे मामले का प्रारंभ भी केवल सर्वोच्च न्यायालय से ही किया जा सकता है, अन्य किसी न्यायालय से नहीं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक, अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था, एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था। दूसरा समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, समवर्ती, समान रूप से बरता जाने वाला। समान रूप से का मतलब यानी ऐसे विवाद, ऐसे केस जिनका प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय से भी किया जा सकता है और उच्च न्यायालय से भी किया जा सकता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय का समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। जैसे ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनका प्रारंभ, जिनकी शुरुआत, जिनकी पहल सर्वोच्च न्यायालय से भी की जा सकती है और किसी राज्य के उच्च न्यायालय से भी की जा सकती है। ऐसे मामले हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी विवाद। यदि संविधान द्वारा प्रदान किए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उनको हानि पहुंचाई जाती है, क्षति पहुंचाई जाती है, भारत के किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, उसके मौलिक अधिकारों में कोई दखलंदाजी दी जाती है, तो उस मामले की शुरुआत, उस मामले का प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय से भी किया जा सकता है और उच्च न्यायालय से भी किया जा सकता है। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो दो भागों में बटा हुआ है, एक में अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए यह शब्द था प्रारंभ, शुरुआत जहां से की जा सके। दूसरा है अपीलीय, अपील यानी जब किसी मामले का प्रारंभ, किसी मामले की शुरुआत
किसी अन्य न्यायालय में की जा चुकी है, लेकिन परिवादी उस न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो उस मामले की अपील, उस मामले की शिकायत संतुष्टि के लिए उस मामले को दूसरे यानी ऊपर के न्यायालय में, ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है। मतलब ऐसे मामले, ऐसे विवाद, ऐसे केस जिनका प्रारंभ तो किसी अन्य न्यायालय में हो चुका है, लेकिन संतुष्टि ना मिलने पर, न्याय ना मिलने पर उसकी अपील, उसकी सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है, अपील की जा सकती है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। यानी ऐसे मामले, ऐसे विवाद, ऐसे केस जिनका प्रारंभ तो नीचे के किसी न्यायालय में हो चुका है, उच्च न्यायालय में हो चुका है, लेकिन संतुष्टि ना मिलने पर उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, वो सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अब ऐसे मामले कौन कौन से हैं जिनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है? ऐसे मामलों को विद्वानों ने 4 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1, कानूनी मामले, यानी ऐसे विवाद, ऐसे केस जिनमें संविधान की व्याख्या से कोई प्रश्न उलझा हुआ हो। आपको पूर्व में मैं बता चुका हूं, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय का ही है, अन्य कोई संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता। तो जब किसी मामले में, जब किसी विवाद में, जब किसी केस में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उलझा हुआ हो, तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा, दीवानी मामले, जब किसी केस में, जब किसी विवाद में, जब किसी मामले में कानून की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उलझा हुआ हो, तो उसकी अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तीसरा, फौजदारी मामले, फौजदारी, लूटपाट, चोरी, डकैती से संबंधित ऐसे मामले जिनमें किसी राज्य के उच्च न्यायालय ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया हो, प्राणदंड की सजा दी हो, तो वह व्यक्ति अपने प्राणों को बचाने के लिए उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को प्राणदंड दिया हो, मृत्युदंड दिया हो, तो वह व्यक्ति अपने मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। नंबर 1, फौजदारी मामला। दूसरा, जब उच्च न्यायालय को, जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय को ऐसा महसूस होने लगे कि उक्त मामला उच्च न्यायालय की सुनवाई के योग्य नहीं है, या उच्च न्यायालय उसमें फंस चुका है, उसमें न्याय नहीं दे सकता, उसका फैसला न्यायपूर्ण निष्पक्ष नहीं कर सकता, न्याय नहीं दिला सकता उच्च न्यायालय, तो स्वयं उच्च न्यायालय उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है। ये भी सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तीसरा, जब सर्वोच्च न्यायालय को यह महसूस हो जाए कि उक्त मामला उच्च न्यायालय की सुनवाई के योग्य नहीं है, मतलब किसी राज्य का उच्च न्यायालय इस मामले में न्याय नहीं दे सकता, ये उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, या इसमें वह परिवादी को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो सर्वोच्च न्यायालय उस मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा सकता है। तो फौजदारी मामलों में अपील 3 तरह से हुई।
प्राणदंड दिया हुआ व्यक्ति स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय स्वयं किसी मामले को सर्वोच्च न्यायालय में रेफर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। तो फौजदारी मामलों में 3 प्रकार से अपील की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, एक व्यक्ति द्वारा, एक उच्च न्यायालय द्वारा, एक सर्वोच्च न्यायालय स्वयं किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। चौथा, विशिष्ट अपील। विशिष्ट, स्पेशल, सबसे अलग, मतलब भारत राज्य के अधीन आने वाले समस्त न्यायालय और न्यायाधिकरणों द्वारा सुनाए गए फैसलों को रद्द करके सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय की विशिष्ट अपील कहा जाता है। लेकिन याद रखेंगे, बड़े कंपटीशन के लिए और 1 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के लिए बारीक चीज कि भारत राज्य के अधीन आने वाले समस्त न्यायालय जो भी फैसला सुनाते हैं, उन सभी फैसलों को रद्द करके सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन इसमें एक अपवाद रखा गया है, सैनिक न्यायालय को छोड़कर। सैनिक न्यायालय इस विशिष्ट अपील के अधीन नहीं आते हैं। तो सैनिक न्यायालय को छोड़कर देश के समस्त न्यायालय और न्यायाधिकरणों के फैसलों को रद्द करके सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय की विशिष्ट अपील थी, उच्चतम न्यायालय की ये विशिष्ट अपील थी। तीसरा, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख, गौर करना होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा न्यायालय है। इससे बड़ी अदालत भारत देश में एक भी नहीं है। इसके फैसले हर किसी को मानने पड़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में बाध्यता होती है, मजबूरन उनको मानना ही पड़ता है। तो यहाँ आपको गौर करना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई भी फैसला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया कोई भी न्याय अंतिम है और भारत देश के किसी भी अन्य न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जितने भी न्यायालय हैं भारत देश के, सैनिक न्यायालय को छोड़कर, तो उन सभी न्यायालयों में, भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन समस्त न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला सबूत, गवाह और प्रमाण एवं साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। यह अभिलेख न्यायालय का कार्य हुआ। मतलब समझे कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुना दिया है, जो न्याय दिया है, वो फैसला भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आने वाले समस्त न्यायालयों में सबूत, गवाह, प्रमाण व साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, लिखित फैसला, वो साक्ष्य है, वो प्रमाण है, वो सबूत है, वो गवाह है। अन्य सभी न्यायालयों में वह सबूत और गवाह नहीं बुलाने पड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो लिखित फैसला दिया गया है, सुनाया गया है, वो देश के समस्त न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में, गवाह के रूप में, प्रमाण के रूप में कार्य करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार हुआ, कौन सा कार्य हुआ, कौन सी शक्ति हुई, कौन सा अधिकार हुआ कि अभिलेख न्यायालय का कार्य भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट है संविधान का रक्षक। जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही है। संविधान की व्याख्या करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करने का सुरक्षा प्रहरी है, पहरेदार है। संविधान की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का परम दायित्व है। संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है।
तो संविधान की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, संविधान पर यदि कोई आंच आती है, व्यवस्थापक और कार्यपाल का यदि संविधान का अतिक्रमण करें, संविधान का उल्लंघन करें, संविधान को आंच पहुंचाएं, संविधान का हनन करें, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें रोक देगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, सुरक्षा प्रहरी है, पहरेदार है। अगला मौलिक अधिकारों का रक्षक, संरक्षक। जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया था, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने देश के समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए थे संविधान के अंतर्गत, जो वर्तमान में 6 हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में संविधान निर्माताओं ने देश के समस्त नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, जो वर्तमान में 6 हैं। एक मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, और उस मौलिक अधिकार का नाम है संपत्ति का अधिकार, जिसे हम आने वाले टॉपिकों में विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में संविधान निर्माताओं ने देश के समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के जो मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का परम दायित्व है, प्रमुख कार्य है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाई जाती है, देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो यहाँ मैंने आज आपको सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, एससी, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार यानी जिसके कार्य, शक्तियां, अधिकार बताने का प्रयास किया, जिनमें पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो 2 भागों में डिवाइड था, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार जैसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, तीसरा अभिलेख न्यायालय का कार्य जिसमें सबूत और साक्ष्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मान्य होते हैं, चौथा संविधान की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, संविधान की व्याख्या करना भी उच्चतम न्यायालय का परम दायित्व है, और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना भी सर्वोच्च न्यायालय का ही प्रमुख दायित्व है। आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।